हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री का ये पार्ट 1 है। और आपको पता ही है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे आसपास हम ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास पूरी ऑल ओवर रियल वर्ल्ड हम जो देखें, हमें ज्योमेट्री से भरा पड़ा है। मतलब पूरा मैथ्स ही मैथ्स है हर जगह। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिससे आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे। केवल आपको रट्टाफिकेशन वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं अपनाऊँगी। एकदम बारीकी से समझेंगे और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक पॉइंट बना रखा है। ज्योमेट्री में शुरुआत मतलब हम कोई भी डायग्राम बनाएं, कुछ भी करें, मैं अगर इस पेज पर हल्का सा ये टिक भी कर दूं, आई होप इसमें दिखा नहीं होगा, वैसे थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिखा होगा, मैंने इतना सा पॉइंट बनाया है। तो ज्योमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है। तो मैंने इसको थोड़ा एनलार्ज करके बनाया है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट। ये बेसिक्स है, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। उसके बाद हमने एक बनाई है लाइन। इधर एरो बन रखा है, मतलब ये लाइन वाई जो एंड है इसका, ये इधर एक्सीड हो सकती है, मतलब आगे बढ़ सकती है। और एक्स वाली भी इधर आगे बढ़ सकती है। हम इसको ऐसे खींच के लंबा भी कर सकते हैं। एरो का मतलब क्या है, उसकी साइज़ को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो जो एक्सीड हो सकती है, जो बढ़ सकती है आगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरो नहीं आ रहा है। यहाँ हमने फिक्स पॉइंट कर दिए ए और बी। हम इसको ना एक्सीड कर सकते हैं ना छोटा कर सकते हैं इसको हम। तो हमने दो फिक्स पॉइंट ले लिए और उसके बीच अगर हमने एक रेखा बना दी, तो वो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट तो फिक्स रखा, लेकिन एक पॉइंट ऐसे ही खुला छोड़ दिया आगे एक्सीड करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। देखो, ये एक फिक्स पॉइंट है। अगर आप एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैं इसका आपको बताऊँ तो देखिए आप स्केल को, स्केल की एक यहाँ पे फिक्स एक पॉइंट है। मतलब इसको ऐसे मान लीजिए, ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक फिक्स ऐसे पॉइंट है। तो ये लाइन सेगमेंट की तरह ही दिख रहा है ना, एक लाइन और दो पॉइंट। तो ये लाइन सेगमेंट होती है। रे का एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे हमारा पेंडुलम होता है। जो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं उसको, सिंपल पेंडुलम। हिंदी में उसका मुझे अभी अनुवाद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उसका एक फ़िक्स पॉइंट होता है और नीचे वो मतलब ऐसे फ़िक्स होता है और ये उसका ऐसे घूमता रहता है, रोटेट होता है। जैसे आप वो भी बोल सकते हो, जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में ऐसे हिलता रहता है ना नीचे उसका काँटा। तो ऐसे जो पूरा रिवॉल्व करता रहता है, तो हम उसे रे के एग्जांपल में एज ले सकते हैं। ये जो है, ये क्या है, जिगजैग लाइन है। टेढ़ी मेढ़ी बन रखी है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इसे हम जिगजैग लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे पैरेलल लाइंस है, मतलब ये जो दो लाइन है ये आगे जाके कहीं भी मिलने नहीं वाली है। जैसे इसका एग्जांपल आप खुद सोचिए, हमारा क्या होता है, रेलवे ट्रैक होता है ना, क्या दो पटरियाँ आपस में ऐसे कभी मिलती है? मतलब हाँ, जब पटरियाँ चेंज हो रही होती है तो हाँ, हम मानते हैं कि हाँ थोड़ी उसको मिला देते हैं, लेकिन वो पूरी ऐसे मिलती नहीं है। अगर हम एक नॉर्मल रेलवे ट्रैक देखें, तो उसकी दोनों जो पटरियाँ हैं वो एकदम ऐसे पैरेलल यूँ आपस में चलती आगे। पटरियाँ हो गई, हमारी जो घर में रेलिंग्स वगैरह होती है, जो सीढ़ियाँ होती है, उसके पास रेलिंग लगी होती है ना, वो भी उस दीवार के पैरेलल होती है। जो सीढ़ियाँ जो हम चढ़ते हैं, वो भी आपस में पैरेलल होती है। जैसे आप देखिए, ये दो लाइन है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। इसको आगे कितना ही एक्सीड करो, इसको भी आगे कितना ही बढ़ाओ, ये आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। यहाँ पर ये दो लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रही है। देखिए, जैसे ये ऐसे दो फिंगर्स है, पहले तो हमने इसको पैरेलल रखा था, अब ये एक पॉइंट पर मिल रही है, तो हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। देखिए, इसके जैसे ही एकदम फिगर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका डेली लाइफ में आप कहाँ एग्जांपल देखते हो?
जैसे मान लीजिए क्रॉस मतलब रोड्स होती है जो, जैसे हम नहीं बोलते चौराहा चौराहा, जहाँ पे 4 रोड्स मिल रही है, तो 4 रोड्स कहाँ मिल रही है? मान लीजिए ये मैं ऐसे अगर बना दूँ, ये 4 रोड्स है, ये बीच में चौराहा है, एक सर्कल आ गया, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ये एग्जाम्पल हो गया, है ना। चौराहा हो गया, हमारी जैसे सिज़र होती है, ठीक है, तो सिज़र भी अगर हम उसे ओपन कर दें तो ऐसे क्रॉस जैसी दिखती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह, तो सिज़र इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे काफ़ी सारे डेली लाइफ में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो एम एन है, ए बी और सी डी लाइन को एक एम एन लाइन ऐसे तिरछी यूँ काट रही है। इस एम एन लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ये पैरेलल लाइंस है, इसको यहाँ पर एक ऐसे तिरछी रेखा आके यूँ काट रही है एम एन, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और एक ही पॉइंट से ऐसे काफ़ी सारी रेखा निकल रही है, काफ़ी सारी लाइंस निकल रही है एक ही ओ पॉइंट से, तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस इनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। देखिए अब इधर इधर ए और बी इन 2 पॉइंट्स को मार्क कर रखा है, सेम इसी जगह पी और क्यू भी मार्क है, मतलब ए बी लाइन और पी क्यू लाइन आपस में ओवरलैप हो गई है। मतलब यहाँ पर एक लाइन थी, उसी लाइन पर ये एक और लाइन आके ओवरलैप कर गई, तो एक और लाइन आके ओवरलैप कर गई इसको, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोइंसाइड हो गई, मतलब एक के ऊपर एक आ गई लाइन, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर होगी। मतलब इससे बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, कई बार उसमें लिखता है लाइन सेगमेंट, रे, कुछ भी ऐसे हम देखें तो उसमें काफ़ी इजी होता है हमारे लिए डायग्राम बनाना। जैसे उसमें ये 2 जो डायग्राम्स है ये काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस। आपसे क्वेश्चन में बोला होगा इन मतलब ऐसा बोल रखा होगा एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, आपको क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन होगा, आपको खुद को बनाना होगा। तो आपको जब पता ही नहीं होगा पैरेलल लाइंस कैसे दिखती है, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसलिए ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताई। अब हम पढ़ते हैं कर्व के बारे में कि कर्व क्या होता है। इसको जस्ट एज इट इज़ एक सिंपल वे में समझना, इससे यूँ एज सच कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट दे रखा था तो मैंने सोचा मैं थोड़ा आपको पढ़ा देती हूँ। A figure which we can make by a pencil without being stopped or without picking up it is called a curve. कर्व क्या होता है? मतलब ये क्या बता रहा है कि अगर मैं अपनी पेंसिल को ऐसे बनाना कुछ भी शुरू करूँ, मैं अपनी पेंसिल ऐसे दोबारा उठा नहीं सकती हूँ, है ना, विदाउट बीइंग स्टॉप, विदाउट पिकिंग इट अप। ऐसा बनाते बनाते यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया इसको, तो ये जो भी अब ये फिगर बना, ये क्या है? कर्व कहलाएगा। रैंडम कुछ भी मैंने बना दिया, इसमें ना स्ट्रेट लाइन है ना कुछ है, ठीक है, तो ये हमारा कर्व कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ कर्व क्या होते हैं? ये एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व, जिसमें कोई सी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसमें सब लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये सिंपल कर्व हो गया। लेकिन यहाँ पर ये मिल रही है, एक ऐसा नॉट बन रही है, गिठान बन रही है ना, तो ये जो कर्व है वो सिंपल कर्व नहीं होगा, ये किस में आएगा? नॉन सिंपल कर्व में आएगा। ठीक है, एक जो हमने रैंडम फिगर बनाया, यहाँ से शुरू हुए मान लीजिए, और हम वापस यहीं पर ख़त्म हुए हैं, तो हमने क्लोज कर दिया इसको, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कर्व। सेम अगला फिगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ से शुरू हुए लेकिन ख़त्म यहाँ पर हुआ, तो ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं और पूरा फिगर ओपन है, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन कर्व। ठीक है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट नॉर्मल आप सिंपली ध्यान रख सकते हैं कि कर्व क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व जिसमें गिटान आ जाती है, इसमें इंटरसेक्ट नहीं होता है, इसमें होता है। जो क्लोज्ड होते हैं वो क्लोज कर्व, जो ओपन होते हैं ओपन कर्व। और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आई होप आपको समझ आई होगी, और अभी हमने कर्व के बारे में पढ़ा।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब अगर सपोज़ करो मैं डायरेक्ट आपको यहीं से पढ़ाना शुरू करती, तो आपके मन में डाउट आता कि रेस क्या होती है ना। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे रे क्या होती है, एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है और एक यहाँ पे फ्रीली पॉइंट होता है जिसको हम आगे कितना भी एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंगल, क्या होती है, दो रे से मिलके बनी होती है। सपोज़ करो ये है, अब इन दोनों को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये जहाँ ज्वाइन हुए हैं वो क्या कहला रहा है, एंगल कहला रहा है। अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे चेंज कर सकती हूँ, मेरी इच्छा से मैं इसको किधर भी घुमा सकती हूँ, ठीक है। तो ये एंगल कहलाते हैं। अब सपोज़ करो मैं अभी आपको ऐसे नॉन फेस टीचिंग कर रही हूँ तो मैं अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँगी अगर एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको लिटरली बता रही हूँ बहुत मज़ा आएगा। तो मैं जो बोल रही हूँ वैसे इंस्ट्रक्शन एक बार आप फॉलो करना। एक बार जस्ट पढ़ते पढ़ते अपने एकदम सामने जो दीवार है उसको देखो, देखो जो बोलती हूँ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का बोला है मैंने। आपको लिटरली मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। अपने सामने जो दीवार है उसको देख रहे हो। अब आपको गर्दन नहीं हिलानी है, केवल आँखें हिलानी है और आँखों से आपको ऊपर सीलिंग को देखने का ट्राई करना है। सीलिंग नहीं तो जितना ऊपर आप देख सकते हो उतना, पर गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। तो थोड़ा-सा कष्ट हुआ आपको, आपकी आँखों का मूवमेंट हुआ एकदम, पर बिना गर्दन हिलाए। तो ये क्या हुआ, पहले आप सामने देख रहे थे, ठीक है? उसके बाद एकदम से आपने ऊपर आँखें घुमाई, तो आपकी आँखों में जो एंगल बना, जो एकदम एंगल में चेंज हुआ, पहले एकदम 0 डिग्री था, फिर जैसे ही आपने थोड़ा ऊपर देखा, ये मैंने सीलिंग देखने का बोला तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जो लोग सीलिंग नहीं देख पाए, उनका समथिंग 70-80 डिग्री बना होगा एंगल। तो ये ऐसे डेली लाइफ में हमारे ऐसे काम आती है चीज़ें, जैसे हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। जैसे आप बहुत सारों के ऐसे घर में गए होगे रिलेटिव्स के, बोल रहे होगे कि यार ये वाला गेट ऐसे कैसे बना दिया। ऐसे हम नुक्स निकालते हैं ना कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो वहाँ एंगल का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। जैसे यहाँ प्रॉपर हवा नहीं आ रही है, सनलाइट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके हम नुक्स निकालने बैठ जाते हैं। इंडियन फैमिलीज़ सो ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली एंगल्स पे डिपेंड होती है और अदर फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो एंगल्स के काफ़ी सारे डेली लाइफ में हमने अभी एप्लीकेशंस देखे। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। देखो ये यहाँ पे दो रे मैंने बना दी और ये यहाँ पे थीटा हो गया, इनके बीच बनने वाला एंगल, उससे हम कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से हम डिनोट करते हैं, तो वो एंगल कहलाता है। अब देखो अगर एंगल जो थीटा है वो अगर 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 45 डिग्री का, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो हम उसे क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये किस में आएगा, राइट एंगल में आएगा, ठीक है। आगे मैं एंगल लिख नहीं रही हूँ, आप समझ जाना कि ये इसी के टाइप्स हैं। आगे लिखूँगी तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगा। अगर थोड़ा सा भी कम है जैसे 89 है या 91 है तो हम उसे राइट एंगल में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर 89 है तो हम उसे एक्यूट में लेंगे और अगर 91 है तो आगे वाला जो टाइप है हम उसमें लेंगे। यहाँ देखिए 120 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है दो रेस के बीच में। तो थीटा हमारा किसके बीच है, 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अब हमने पूरा इसको घुमा के, जैसे ये यहाँ पे पेंसिल का मैंने एग्जांपल लिया था, जो हम पेंसिल घुमा रहे थे, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट कहलाएगा। फिर ये वाला जो एंगल है एकदम सीधा 90 डिग्री कहलाएगा। फिर ये वाला जो एंगल है ये कितना कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और पूरा घुमा के अगर हमने इसको सीधे रख दिया तो ये 180 डिग्री हो गया।
यानी ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट के बाद ये देखिए इधर, ये स्ट्रेट एंगल हो गया था। पहले तो पूरा इसको हम यहाँ से घुमा के यहाँ लाए, अब इसको और मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने वेरिएशन किया है पेंसिल ने, तो इसने कितना डिग्री किया, 240 डिग्री। मतलब ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, थीटा यहाँ पे क्या है, 180 से तो ज़्यादा है, लेकिन 360 डिग्री से कम है। पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री होता है और यह यहाँ पे 240 आ रहा है, मतलब 360 डिग्री से तो कम ही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब हमने पूरा घुमा के, ये यहाँ पे पेंसिल थी, इसको हमने पूरा घुमा के यहाँ से यहाँ इसी के जस्ट पास में लेकर आ गए, पूरा घुमा के पेंसिल। तो ये कितना बन गया हमारा, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल बन गया हमारा, संपूर्ण। ठीक है, पूरा इसने एक गोल चक्कर काट लिया, तो 360 डिग्री घूम गया पूरा, तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दो और, मतलब ये तो हमने सारे एंगल्स के टाइप्स देखे। अब दो इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने यहीं आपके साथ मतलब इसी के साथ साथ लिख दी है। अगर है ना यहाँ ऐसा एंगल मतलब 90 डिग्री का आपके सामने बना हो और उसको भी बीच में दो एंगल में तोड़ दिया हो, थीटा 1 और थीटा 2 में, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉम्प्लीमेंट्री। इसके रिलेटेड आपके सीटेट में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। जैसे अगर सपोज़ करो आपको बोला हो कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो 90 में से आपको 60 को माइनस करना पड़ेगा और आंसर आपका 30 आएगा। तो 30 डिग्री जो है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब उन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 के बराबर। और एक एंगल हमें दे रखा हो, दूसरा निकालना हो, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 90 माइनस थीटा करके। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वहीं अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, इधर तो 90 था, इधर 180 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। देखो, अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि 120 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मान लो थीटा 1 आपका 120 है, तो थीटा 2 कितना आएगा, 60, क्योंकि 180 में से 120 माइनस होगा, थीटा 2 इधर ही रहेगा और थीटा 1 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस थीटा 1। ठीक है, तो दो एंगल का सम 180 तो सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़ी, कर्व के बारे में हमने पढ़ा और एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब हम एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये CTET 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ढंग से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। The measure of an angle for which the measure of the supplement is 4 times the measure of the complement is। देखो, वर्ड प्रॉब्लम को हम थोड़ा समझ के सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बना पाएंगे। ऐसे आप पढ़ के एकदम हक्के बक्के रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। समझने का ट्राई करो, केवल वर्ड प्रॉब्लम का खेल है, बाकी कंसेप्ट वही है जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम्स। जो सप्लीमेंट है वो किसका 4 टाइम्स है, पहले तो सप्लीमेंट क्या होता है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, इस 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ये किसका 4 गुना है, कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है 90 माइनस थीटा, इसका 4 गुना है हमारा सप्लीमेंट। तो बताओ एंगल क्या है, यही हमसे पूछा था और हमने इक्वेशन बना दी इसकी। ठीक है, तो केवल इक्वेशन का खेल है, बाकी आप खुद से कर सकते हो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 360 माइनस 4 थीटा।
ठीक है। 4 थीटा को इधर लाओगे आप, इधर हो गया 180 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 180, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो 60 आपका आंसर हो गया। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप कितनों का क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो गया था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, कुछ और अदर एंगल्स है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। अभी मैंने आपको बताया था एक ट्रांसवर्सल नाम की चीज़, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पैरेलल लाइंस है दो, एल और एम, इसको एक एन वाली ट्रांसवर्सल कट कर रही है। एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस एंड एन इज़ द ट्रांसवर्सल विच कट्स दीज पैरेलल लाइंस। अभी जो मैंने बोला वही चीज़ लिखी है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ इसमें एंगल्स दे रखे हैं। पहला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं और एक 1 यहाँ पर है लाइन के ऊपर, तो 5 भी यहाँ लाइन के ऊपर होगा, तो ये 1 और 5 एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। वैसे ही 4 वाला जो होगा 8 के बराबर होगा, 2 वाला जो होगा 6 के बराबर और 3 वाला जो होगा 7 के बराबर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा ट्रांसवर्सल के एक साइड ही होते हैं। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो लाइन मिल रही है, इसका मैं एक आपको सिंपलर वर्जन बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन्स है, ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। यह एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा अगर दोनों स्ट्रेट लाइन है, और वहीं पर ये वाला जो एंगल होगा डबल लाइन से मैंने बताया वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है। तो सेम अगर आप इसमें देखेंगे, ये 1 है वो 3 के बराबर होगा, 2 जो है 4 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर और 5 और 7 आपस में बराबर होंगे। 5 7 6 8 ये सारी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स, जो मैंने ये लिख रखा है 3 इक्वल्स टू 5 और 4 इक्वल्स टू 6, तो ये हमारे क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है। ये क्या है? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। और 1 7 और 2 8 जो मैंने लिखा है ये एक्सटीरियर है। ठीक है। तो जो 3 होता है, याद रखना जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में होते हैं। एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, एक लेफ़्ट में है तो दूसरा राइट में होगा। और इनका देखो एक जेड जैसा शेप बना हुआ है। जैसे ये एक पेन है, ये एक अदर पेन है और इधर मैंने एक पेंसिल रख दी। ठीक है। एक मिनट भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ यार। एक मिनट एक मिनट। ठीक है। तो ये एक जेड जैसा जो फॉर्मेट बन रहा है, जैसे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये ब्लैक जो है ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। देखिए 3 और 5 को देखिए, जेड शेप बन रहा है ना? ये लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे जा रही है, एकदम जेड जैसा फॉर्मेट बन रहा है ना? तो जैसे ही जेड वाला फॉर्मेट आप देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा? ये एंगल बराबर होगा। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। 3 और 5 बराबर होंगे, 4 और 6 बराबर होंगे, और 1 और 7 आपस में बराबर होंगे, 2 और 8 आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब हमने ये जो सारे एंगल्स देखे, तो इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई। आप देखिएगा, खुद भी गौर कीजिएगा। एंगल 1 को अगर हम देखें, ठीक है, एंगल 1 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5 के, तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो गए। अब एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो यहाँ पे एंगल 3 लिख देंगे हम। ठीक है। अब एंगल 5 जो है वो इधर
वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर हम देखें तो 7 के भी बराबर है, तो एंगल 7 भी बराबर हो गया। ठीक है, आप वर्टिकली अपोजिट भी देख सकते हो। अगर आप एंगल 2 की बात करो तो एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। वहीं एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 के बराबर है। वहीं 6 किसके बराबर है, 8 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 8 भी बराबर है। तो ये 4 एंगल आपस में बराबर, ये 4 एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब जो है बात, हम देखें ये जो 2 पैरेलल लाइंस थी और ये जो ट्रांसवर्सल थी, इसके यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड, मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल सेम साइड में, उनका सम आपस में 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180 डिग्री। तो 3 और 6 जो है, यहाँ पे 3 और 6 का आपस में 180 होगा, तो 4 और 5 का भी आपस में सम 180 डिग्री के बराबर होगा। वैसे ही 2 और 7 और 1 और 8। ठीक है, तो इनका सम आपस में 180 डिग्री के बराबर होगा। गॉट इट? तो ये हमने पढ़ा। अब इसी के रिलेटेड हम एक सवाल देखते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस। जो पी क्यू लाइन है वो, एक मिनट, आर यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। आर ये यहाँ पे है, पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। 4 आपके पास ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करके ट्राई करो डियर। देखो, आप क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, वैसे काफ़ी सारे अनेक तरीके हैं सॉल्व करने के। देखते हैं आपका दिमाग किस तरीके से चलता है। देखो, अगर आप इस लाइन को यहाँ पर ऐसे बढ़ा देते हो, एक हम लाइन बना देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेथड 1 बता रही हूँ, सेकंड वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ पे लाइन बना दी जो इन दोनों लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी जो इनके पैरेलल है। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने ये लाइन बनाई है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको पता है जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल और 100 इनको हम ऐड करें तो 180 आना चाहिए। तो ये एंगल हमारा 80 डिग्री हो गया। ठीक है, 80 डिग्री हो गया ना, समझ आ रहा है आपको? फिर अगर आप इसको देखोगे, ये लाइन जो है और ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और इस पर ये एक ऐसे ट्रांसवर्सल आ रही है, तो ये भी तो इसका इंटीरियर एंगल ही है, एक तो 50 और एक ये 80 प्लस एक्स। तो इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इन दोनों का सम करने पर क्या आ रहा है, 130 प्लस 130 प्लस एक्स आ रहा है। तो 130 प्लस एक्स, 130 में ऐसा क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 50 जोड़ेंगे, तो एक्स का आंसर हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आप ये अप्रोच भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर ये चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाएं तो ये इधर 50 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इधर भी 50 होता है। मैंने क्या बोला था, जेड बनना चाहिए, तो ये जेड बन रहा है शेप, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो 80 ये 50 ये, तीनों का सम 180 डिग्री, तो भी उस एंगल से भी यहाँ पे 50 ही आएगा। ठीक है, एक और अप्रोच बताती हूँ मैं इसकी। मैं एक ही क्वेश्चन में थोड़े आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, कवर करने का, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अब एक मान लीजिए मैंने इसको लाइन को यहाँ पर एक्सीड कर दिया। ठीक है, इस लाइन को अगर मैंने यहाँ एक्सीड किया, मान लीजिए ऊपर वाली लाइन मैंने खींची ही नहीं, मान लीजिए एक बार को मैंने ऊपर वाली लाइन नहीं खींची, इस लाइन को यहाँ एक्सीड किया, और हमें क्वेश्चन में केवल 100 और 50 गिवन है।
तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है। तो ये 100 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो एंगल TOQ जो है वो किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो इन दो सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एंगल OTP प्लस एंगल TPO के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे 50 है और इधर ये 100 दे रखा है, तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे मल्टीपल मेथड्स है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अब हम चलते हैं ट्राइंगल्स की ओर। इसमें हम थोड़ा सा ट्राइंगल्स का देख लेते हैं बेसिक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। ट्राइंगल मैंने आपको शायद पहले वाली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हो मेंसुरेशन की, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैड एंगल्स का, उनका शेप भी लगभग समथिंग ट्राइंगल जैसा ही होता है। तो फिगर एनक्लोज बाय 3 लाइन्स कॉल्ड ट्राइंगल, 3 लाइनों से बंद आकृति क्या कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है। तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिए। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, मैंने यहाँ पहले एंगल से लिखा था तो थोड़ा यहाँ मैंने ट्राइंगल बना दिया है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, दो बेसिस पे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहला साइड्स के बेसिस पे, दूसरा एंगल्स के बेसिस पे। तो साइड्स के बेसिस पे ये वैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ जल्दी जल्दी कवर कराऊंगी। पहले हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होगी, ABC। यहाँ पे ABC तीनों साइड बराबर है, तो तीनों का नाम मैं दे देती हूँ A और A। स्केलन ट्राइंगल में तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, सब डिफरेंट होंगे, A, B और C। यहाँ पर दो साइड्स बराबर होगी पर तीसरी बराबर नहीं होगी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी डेफिनेशन पे जाइएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दो साइड्स बराबर है। ठीक है, पर तीसरी बराबर नहीं है। अब देखो, जो साइड्स बराबर होती है उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे ये साइड है, इस साइड के बनने वाला ये वाला एंगल सामने वाला, और इस साइड के सामने बनने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अब तीनों एंगल बराबर है और ट्रायंगल में हमें सम पता है 180 डिग्री होता है, तो 3x इक्वल्स टू 180, तो हर एक एंगल का हमारा मेजर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो इसके सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री मेजर के होते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इसमें ये दो एंगल हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल्स के बेसिस पे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और इसमें हमारी क्या लगती है, पाइथागोरस, पाइथागोरस लिखना था मुझे, पाइथागोरस थ्योरम, समझ जाना आप थोड़ा, पाइथागोरस थ्योरम। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम। तो उसमें एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बाकी दो एंगल एक्यूट ही होंगे, पर एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। और एक्यूट एंगल में क्या होता है, सारे जो है 90 डिग्री से कम होंगे एंगल। ठीक है, सारे एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अभी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इनको आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स में MCQ में काम आएगी। सबसे पहले हम जानते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें है ना एक एंगल से हम सामने वाली साइड पे एक लाइन खींचें, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो उसे हम बोलते हैं, उस लाइन को एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, अब अगर ये जो दो एंगल है B और C, इनका अगर हम एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे निकालें, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर निकालने पर यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा
और एंगल बाइसेक्टर में ये एक मतलब प्रॉपर्टी होती है कि जो BOC एंगल है, मतलब ये वाला एंगल जो है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 कर दें, एंगल A का आधा कर दें और 90 डिग्री जोड़ दें तो हमारा एंगल BOC आ जाएगा। पर याद रखना वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। अगर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन वो नहीं है तो एंगल BOC ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इधर हमने एंगल बाइसेक्टर देखा जो एंगल को दो भाग में तोड़ रहा था बराबर भागों में। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जैसे देखिए PQ लाइन है, उस पर हम R एंगल से अगर कोई लाइन बनाएं तो ये इस पे ड्रॉप होके 90 डिग्री एंगल भी बना रही है और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। ठीक है, सेम P जो है इस पे ड्रॉप होके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ऐसे हम अगर तीनों साइड्स का बना दें तो वो एक पॉइंट पे मिलेगी। वो जो पॉइंट है अगर उस पर हम एंगल देखें QOR, मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसका डबल होगा, एंगल P का डबल होगा QOR। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये वाली जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी काम आती है और एंगल बाइसेक्टर में ये वाली प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आपको पता लग गया। मीडियन क्या होता है कि हम किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। ज़रूरी नहीं है ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये वाला देखो आपको साफ देख के पता लग रहा है ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन ये दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो दोनों साइड को मतलब एक साइड को ऐसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे वो मीडियन कहलाती है। और मीडियन जो है वो यहाँ पर एक बीच में सेंटर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो रेशो है वो कितना होता है 2:1 में इसको डिवाइड करती है। ये 2 है और ये 1 है, जिनका रेशो होता है वो 2:1 होता है। तो हम AG/GD को अपन 2:1, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो ऐसे हम BG/GE और CG/GF इसको हम 2/1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी है कि वो 2:1 में डिवाइड करती है। इधर ये हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चंस करने हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाकी आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी किया। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर अप। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।